Hi. Humble on the outside, confident on the inside. This is day number 122, 1st of May 2022 का ये वीडियो है. जो फॉर्मेट है इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं. द रियल रीजन आई कुडंट मेक वीडियो इन द डे टाइम वॉज माई लैपटॉप क्रैश्ड. बट एज वी से एवरी क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज होती है. सो वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि सारी चीज़ों को एक बार रीजिक करें. बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी थे, इन सबको क्लब करके वी हैव ट्राइड टू फॉलो दिस न्यू फॉर्मेट इन द मंथ ऑफ मे. इस फॉर्मेट में क्विज कंटिन्यू रहेगा, बट रैपिड जीके के बजाय हम कुछ और अच्छे स्टैंडर्ड के और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पिक करेंगे. कोर सब्जेक्ट्स भी और करंट अफेयर्स भी. वोकैबुलरी एज इट इज कंटिन्यू रहेगा बिकॉज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है. एंटोनिम सिनोनिम भी हम कवर करेंगे. आंसर राइटिंग भी कंटिन्यू होगा क्योंकि प्रीलिम्स निकालना इज नॉट सफिशिएंट. मेंस भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, वरना नेक्स्ट ईयर फिर यही साइकिल रिपीट होना है. सो आंसर राइटिंग तो कंटिन्यू होगा. और आंसर राइटिंग भी वी विल फॉलो द पैटर्न जिसमें हमें लर्निंग हो, कुछ प्रैक्टिस करने को मिले. नॉट लाइक दैट कि हमको अगले हफ्ते मेन एग्जामिनेशन लिखने जाना है तो उस फॉर्मेट की आंसर राइटिंग करें. नो, our answer writing mandate is so that we get some learning, we get some practice of answer writing something. अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जीएस रिवीजन और करंट अफेयर्स. न्यूज़पेपर के फॉर्मेट में भी कोई डिफरेंस नहीं है. न्यूज़पेपर का स्कैन द हिंदू और कुछ टाइम बाद इंडियन एक्सप्रेस भी करेंगे. टॉपिक्स फुल्ली हॉलिस्टिकली हम पूरा न्यूज़पेपर यहाँ पे कवर करेंगे. बिकॉज अब कुछ ज़्यादा टाइम भी मिलेगा तो मैं और भी इसमें एडिशनल मैटर बहुत अच्छे से ऐड कर पाऊँगा. अदरवाइज मॉर्निंग में काफ़ी रश होता था तो एट टाइम्स स्पीड अप हो जाता था ये पूरा प्रोसेस. तो न्यूज़पेपर जो कवरेज है अब ये और ज़्यादा फोकस्ड होगा टूवर्ड्स क्वालिटी एंड एनरिचमेंट. बस अब इसमें ये एक इशू होगा कि हम एक दिन डिले हो जाएंगे. बट ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए बिकॉज मैंने आपका पैटर्न देखा है. मोस्ट ऑफ यू वीडियो या तो रात में देखते हो या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखते हो. इसका एक रीज़न ये भी था कि पीडीएफ में नेक्स्ट डे शेयर कर रहा था, तो अब ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा. पीडीएफ में इमीडिएटली इस वीडियो के से 1 आवर विंडो के अंदर शेयर कर दूंगा. करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, स्कैन एंड एक्सप्लेन. अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. जीएस रिवीजन क्लास में भी कोई डिफरेंस नहीं है. ये क्लासेस एज इट इज कंटिन्यू करेंगे. पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पहले 4 डेज था, अब 5 डेज हो गया है. करीब 15 से 20 और क्लास में ये सारा मैटर जो है प्रीलिम्स से रिलेटेड वो हम सब कवर कर लेंगे सिस्टमैटिकली. अब बिकॉज सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा तो आई विल ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट मोर क्रिस्पियर एंड टू द पॉइंट. ओके, तो ये फॉर्मेट रहेगा. और एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि सुबह 7 बजे हमको न्यूज़पेपर डिस्कशन हो जाएगा. 7 AM से ये बेनिफिट होगा कि अब टाइम आ गया है कि हम नाइट पर्सन से डे पर्सन में स्विच करें. बिकॉज 9:30 to 11:30 हमारा एग्जाम होना है. तो अब इस रूटीन को बनाइए. सुबह 7 बजे ये वीडियो लाइव प्रीमियर होगा, तभी हमें देखना है. ओके, 7 बजे सुबह लाइव प्रीमियर. प्लस इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट अभी कंटिन्यू होंगे. GS1 के 8th, 22nd और 29th इन 3 दिन हम फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे. सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगा बिकॉज इसके अलावा हम बहुत सारे क्विजेज और MCQs भी डेली बेसिस में कर रहे हैं. इसके जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा. अगर वेबसाइट अपनी डेवलप हो गई बाय दिस टाइम, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं, अगर वेबसाइट डेवलप हो गई तो हम इसको बहुत रियल टाइम पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे करेंगे. ऑलराइट, देन रिगार्डिंग द कोर्स. सो रिगार्डिंग द कोर्स अगेन ये मैंने न्यू टाइम टेबल आपसे शेयर किया है. सी कोर्स में ये सारी चीज़ें थी और इससे कहीं ज़्यादा हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की है. सो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की है. पैनिक नहीं होना है. इस 35 डेज में बस फुल थ्रॉटल हमें पढ़ना है. सेकेंड थिंग, इस कोर्स की लर्निंग्स में भी कुछ चीज़ें हुआ. एक तो व्हाट आई हैव लर्नड इज़ इतना लंबा कोर्स नहीं होना चाहिए बिकॉज इससे फटीग हो जाता है. मैनी स्टूडेंट्स नाउ आई एम सीइंग कि उन्होंने शुरुआत में ज्वाइन किया था, गूगल मीट सेशंस भी हो गए, अब वो रीअपियर हो रहे हैं और दे आर सेइंग कि अब पैनिक हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें स्किप हो गई, कंप्लीट नहीं हुआ. सी ऐसा होता है. हम मई के टाइम पे पैनिक होता है, प्रेशर होता है, बट इसको आपको हैंडल करना है. जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है एक्चुअली में वो ही काम आने वाली है 5th of June को. मार्क माई वर्ड्स. फैंसी चीज़ों के पीछे नहीं भागना है. 90% चीज़ें जो आप इधर उधर देखोगे वो नहीं आएगी एग्जामिनेशन में. सो जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स और राइट टेम्परामेंट से करो, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी यहाँ पे.
ये जो एग्ज़ाम है ये टेम्परामेंट का भी एग्ज़ाम है और राइट एटीट्यूड का भी एग्ज़ाम है। ये आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो ऑलवेज ट्राई टू हैव दिस गुड अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ पे चीज़ों को करो, विथ ग्रैटिट्यूड करो, यू विल हैव सक्सेस। ओके, प्लस सेकेंड जो चीज़ था, वन थिंग आई सीवियरली अंडर एस्टिमेटेड कि स्टूडेंट्स में दे हैव दिस फीलिंग कि if they are paying for this course then they should get something extra, और तो इसको आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट दिस फीलिंग। सो दैट इज़ वाई ये कुछ चेंजेस और किए हैं यहाँ पे कि जैसे 7 AM का ये मॉर्निंग है, ये पूरा कंटिन्यू रहेगा। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया इसको हम यूट्यूब में ही कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज यू नो यूट्यूब से एफिशिएंसी बहुत जल्दी आती है। ये मीटिंग्स वगैरह में बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ये बड़ा एफिशिएंट है। मैं क्विकली बहुत अच्छा कंटेंट बना भी सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ। तो प्राइमरली ये जो दोनों चीज़ें हैं इसको हम यूट्यूब में ही रखते हैं। बट अभी 30 डेज में, टेक्निकली वैसे भी क्रैश कोर्स 30 डेज का ही होता है। सो 30 डेज में जब आपको रिक्वायरमेंट है एग्जाम रिलेटेड, क्या हमें फॉलो करना है, डिटेल्स एट्सेट्रा, ये सारा हम एक 30 मिनट का डेली विंडो करते हैं 9:30 PM पे आफ्टर दिस क्विज, मंडे टू फ्राइडे। आई विल बी अवेलेबल टू यू ग्रुप में, हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और येस, आपको यहाँ बहुत अच्छी कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। ऑलराइट, डू नॉट वरी अबाउट दिस। द ओनली थिंग वी शुड कंसिडर, वी शुड कीप इन माइंड कि इस ग्रुप क्लासेस में आई नो ऑल ऑफ यू, सबके साथ एक सेशन हो गया है, बट स्टिल इस ग्रुप क्लासेस में डेकोरम मेंटेन करना है। किसी भी टाइप का पॉलिटिकल या अदर कुछ हमें ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू कीप डेकोरम, यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस। अगर ऐसा होता है तो आई विल डिनाई यू द एक्सेस ऑफ दिस ग्रुप क्लासेस, गूगल मीट क्लासेस, एंड योर फी विल ऑल्सो बी नॉट रिफंडेबल। ऑल राइट, सो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नौबत नहीं आएगी, बट हम यहाँ पे एक केवल एग्जाम रिलेटेड कंटेंट ही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, बिकॉज दैट इज अवर मैंडेट। ऑल राइट, सो दीज आर द थिंग्स। ऑल राइट, सो नाउ लेट अस बिगिन। वन मोर थिंग, आप बताओ पहले आपको जीएस रिवीजन क्लास का करें, बिकॉज ये पूरा सेशन अब 1 आवर का होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली। कॉस्ट हम जो टाइम है वो कट नहीं कर रहे हैं, स्पीड अप नहीं कर रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन बस हम बढ़ा रहे हैं। सो जीएस रिवीजन पहले करना है या फिर करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर एनालिसिस पहले करना है, ये आप मुझे बताना। ऑलराइट, आज हम पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। ओके, बिफोर दैट ये जो क्विज़ है ये मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया था, मैं इसे पहले शेयर कर दूंगा और आंसर्स यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो रैपिड जीके के बजाय दिस इज क्विज। सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था अबाउट दिस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो ओरल आंसर्स जो स्टार है, जो मैंने रिवीजन क्लास में भी बताया था, ओरल आंसर्स आते हैं, सप्लीमेंट्री हो सकता है, अनस्टार्ड में नहीं है, शॉर्ट नोटिस में 10 दिन का है, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। देन सेकेंड में ये जो आखिरी स्टेटमेंट है, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये गलत है। राज्यसभा डिस्कस कर सकती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। कमिटी ऑफ एस्टिमेट सबसे बड़ी होती है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? आंसर, मेंबर्स कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये पार्शली ट्रू है। एक्चुअली ऐसा प्रोविजन है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है 40 डेज समथिंग, बट वो सिविल प्रोसीडिंग्स होता है और उसमें भी स्पीकर या चेयरमैन की परमिशन के ऐसे प्रोविजंस होते हैं। ऐसा एब्सोल्यूट नहीं है कि उनको अरेस्ट ही नहीं कर सकते फॉर नो मैटर व्हाट दे डू। सो ये बी जो है ये गलत है। देन एक्सपेंडिचर जो होता है, सैलरी अलाउंस पेंशन जो है, ये चार्ज्ड नहीं होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो ये आंसर्स हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपसे अभी शेयर कर दिया है। क्विज 7 ज्योग्राफी, इसको अच्छे से देखना एंड ट्राई टू आंसर। जो इसका राइट आंसर है कमेंट्स में आप ट्राई करना इसको पोस्ट करने का। ओके, इसका जो आंसर है आई विल टेल यू टुमारो। नाउ वोकैबुलरी में भी ये कुछ वर्ड्स हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ज़रूरी है, लैंग्वेज अच्छी होना चाहिए वरना मेंस में आप सफ़र करने वाले हो। सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट। फोरबोर्डिंग का मतलब होता है पूर्वाभास, कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है शांति, एम्पैथाइज का मतलब होता है सहानुभूति, रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह और एक्सर्शन का मतलब होता है तनाव। इसके मैंने सिनोनिम और एंटोनिम भी यहाँ पे लिखे हैं, इसको आप क्विकली गो थ्रू करना। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। इसको भी हम थोड़ा और क्रिस्प एंड टू द पॉइंट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ था वो था गवर्नमेंट्स इग्नोरिंग कोर्ट ऑर्डर सेज इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजेआई साहब ने एक मीटिंग में यहाँ पे बताया कि एक्चुअली कोर्ट ऑर्डर पास करता है बट उसका डिफाइंस हो जाता है। एग्जीक्यूशन जो है, एग्जीक्यूटरी
जो है एग्जीक्यूटिव्स हैं वो उस बात को मान ही नहीं रहे, तो ये डिफाइंस हो गया कोर्ट का। इस बात पे यहाँ पे सीजेआई ने स्टेटमेंट दिया, इग्नोरिंग कोर्ट ऑर्डर्स, कंटेम्प्ट पेटिशंस पोज न्यू बर्डन ऑन जुडिशरी। कंटेम्प्ट मतलब जुडिशरी ने अवमानना हुआ, जुडिशरी ने कुछ बोला और वो नहीं माना जा रहा है, उल्लेखना हो रही है। सो दैट इज द कंटेम्प्ट जो है न्यू कैटेगरी ऑफ बर्डन। ऐसे केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज डिफाइंस है जुडिशरी के ऑर्डर्स का बाय द गवर्नमेंट। तो ये शेयर डिफाइंस है गवर्नमेंट का जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के अगेंस्ट, इंक्लिनेशन है टू पास ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्डर्स हुए बट एग्जीक्यूटिव बात नहीं मान रहे, डिसीजन मेकिंग टू कोर्ट्स, लेजिस्लेचर, सबको एम्बिग्यूटी में रखा जा रहा है। लैक ऑफ फोरसाइट है, पब्लिक कंसल्टेशन नहीं है बिफोर मेकिंग लॉज, तो जुडिशरी को उसको अल्ट्रा वायर करना पड़ जाता है। तो इस टाइप के केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं और ये एक नया बर्डन बन गया है। ये बात बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब ने। प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे थे, उन्होंने 3 बातें बताई जो यहाँ पे हमें फॉलो करनी चाहिए जुडिशरी को भी। पहला, ड्राफ्ट लॉज नॉट ओनली इन साउंड लीगल टर्मिनोलॉजी बट जो उसकी जो लैंग्वेज है वो भी ऐसी हो कि एक आम नागरिक भी उसको समझ पाए। वरना जुडिशरी में जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्यों क्रिटिसिज्म होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया है कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशन मानना है, मतलब आम नागरिक, उसको समझ में ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है। सो लैंग्वेज जो होती है वो इजी लैंग्वेज भी यहाँ पे हो। सेकंड, ऑब्सोलीट और जो आर्काइक लॉज है इसको रिपील किया जाए। थर्ड, 3.5 लाख अंडर ट्रायल्स है। अंडर ट्रायल्स क्या होते हैं? उनको जेल में रख दिया गया है, उन पे अभी चार्ज प्रूव नहीं हुआ है, दे आर अंडर ट्रायल। ये जेल्स में है फॉर पेटी ऑफेंसेस, छोटे ऑफेंसेस में भी, बट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम उनको जेल पे अंडर ट्रायल रखा गया है। तो इस चीज़ का भी हमें प्रिजनर रिफॉर्म में भी इधर हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो ये 3 बातें हैं। जब भी रिफॉर्म्स की कोई बात आए तो आप लिख सकते हो। लीगल जो जजमेंट है वो लीगल जजमेंट ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए, ऑब्सोलीट एंड आर्काइक लॉज रिपील करना चाहिए और अंडर ट्रायल्स एंड प्रिजन रिफॉर्म्स इज नेसेसरी। एट द सेम टाइम जो सीजेआई ने कहा कि कंटेम्प्ट पेटिशन बहुत हो रहा है, जुडिशरी ऑर्डर दे रही है तो एग्जीक्यूटिव को उस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट पेज। देन ईडी सीजेज दिस मच Xiaomi इंडिया। ईडी क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। और ये किस एक्ट के थ्रू हुआ है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अक्सर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इन पे ये चार्जेस होते हैं कि ये टैक्स इवेजन करते हैं या फिर इस तरीके से जो लॉज हैं उसके लूप होल्स में वर्क प्ले करते हैं कि एट टाइम्स आप देखना कंपनी का टर्नओवर करोड़्स में है बट वो टैक्स नहीं दे रही है, इनफैक्ट नियर टू जीरो टैक्स हो रहा है। तो ये एक चीज़ होती है। मनी लॉन्ड्रिंग इज ऑल्सो एट टाइम्स यहाँ पे बात आती है। 12 जनपद में बिकम द एड्रेस ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट। इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में इससे सवाल आ सकता है। आफ्टर सिजलिंग अप्रैल टेम्परेचर इन मे टू बी हाई इन नॉर्थ वेस्ट। तो इस बार टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दिल्ली में, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। देन यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी बताया मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कम हो गया है और मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। तो दिस इज़ देयर साउथ पेनिनसुलर एंड पॉकेट्स में भी ये हो रहा है। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सेकेंड जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी टर्न्स 100। दिल्ली यूनिवर्सिटी टर्न्स 100। DU के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपनी कम्युनिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी टर्न्स 100। तो इस तरीके से DU बहुत रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी मानी जाती है। 1922 में एस्टैब्लिश हुआ था, टीचिंग भी है और रेसिडेंशियल भी है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसकी फैकल्टीज स्टार्ट की थी, आर्ट्स, साइंस, रेसिडेंशियल कॉलेजेस भी है। तो यहाँ और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स आ गई हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। देन फर्स्ट 3 कॉलेजेस में सेंट स्टीफन है, हिंदू कॉलेज है और रामजस कॉलेज है। ये तीनों बहुत रेप्यूटेटेड कॉलेज हैं, ये इसका कैंपस है। सो दिस इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई सवाल आ सकता है तो वहाँ पे अभी जैसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो बात हो रही है उसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, इस पे एक व्यू पॉइंट होना चाहिए। देन ये जो है हु कैन मूव द माउंट्स ऑफ गाजीपुर। व्हाट इज गाजीपुर? ये कचरे का पहाड़ है। दिस दिल्ली में लैंडफिल साइट है। दिल्ली नहीं, हर शहर में ऐसा देखने को मिलता है और बिकॉज अनकंट्रोल्ड होता है तो अक्सर यहाँ पे फायर हो जाता है। ऑलराइट, देन इसके बाद सेटिंग अ न्यू स्टैंडर्ड, ये है अ मोमेंट ऑफ जॉय। कोलकाता में सडन स्पेल हुआ,
रेस्पाइट टू पीपल फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट। न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपकी लैंग्वेज रिफाइन होगी, ग्रामर करेक्ट होगा, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे और यही चीज़ें आपको एक्चुअल में एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी स्कूल कॉलेज मोड में रहते हैं, ये 4 किताबें पढ़ लो, अच्छे से कर लो, यही प्रीलिम्स में आ जाएगा, हम पास हो जाएंगे। ये कुछ भी नहीं आएगा। जो इस तरीके की सप्लीमेंट्री लर्निंग्स हम सीखते हैं, पैरेलल में जो सीखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज़ ज़्यादा काम आती है। ये चीज़ आप देखना, अभी 5 जून को पेपर लिख के आओगे, देन यू विल रियलाइज। फिलिंग अप वैकेंसीज इन हाई कोर्ट्स नीड ऑफ द आवर। सो ये अगेन हाई कोर्ट की बात है कि इनएडिक्वेट जज स्ट्रेंथ वन ऑफ द मेन रीजन फॉर डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस। इनएडिक्वेट जज स्ट्रेंथ है तो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट और जुडिशरी में जो पोस्टिंग्स हैं, ट्रांसफर्स है एट्सेट्रा, वो क्विकली होने की ज़रूरत है। अब जैसे ये न्यूज़ है, ट्रेडिशनल विजडम कीप्स नेटिव सीड्स अलाइव। अब ये एक आइडिया है, इसी आइडिया से एक सवाल बन जाएगा। तो ये जो यूनिकनेस होती है ये केवल न्यूज़पेपर पढ़ने से आती है। सो दैट इज़ वाई न्यूज़पेपर तो पढ़ना है। अब ये क्या है, ट्राइबल विमेंस इनिशिएटिव है, रेस्क्यू ऑफ द मार्जिनल फार्मर्स इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट। तो एक विमेन ग्रुप है, सक्षम समूह इन्होंने बनाया हुआ है और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो सीड्स है, बीज जो होते हैं उसका प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। तो बीज स्वराज है, सीड सोवर्निटी। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी को भी हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से क्रॉप्स करना है, वेजिटेबल्स कैसे करना है, कब कौन से बीज लगाने हैं, लाइक दैट। तो लोकल फार्मिंग कंडीशन जैसी है, इकोनॉमिकली कैसे प्रैक्टिकल करें, एनवायरमेंटली मोर सस्टेनेबल करें, हाई यील्डिंग वैरायटी करें, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ये सब चीज़ें यहाँ सिखाई जा रही है। पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे हो, केमिकल पेस्टिसाइड ज़्यादा नहीं करना है, बिकॉज एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे सवाल आता है तो आता है। अभी फिर प्रीलिम्स में एग्रीकल्चर से सवाल आएगा और एग्रीकल्चर में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। जैसे कल परसों रिवीजन में हमने एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स देखा। एग्रीकल्चर में क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर कैसे करें। अभी जैसे अम्फन आया था कोलकाता में, तो अम्फन में कैसे वहाँ पे सॉल्टी हो गई थी लैंड बहुत ज़्यादा, तो केरला से यहाँ पे राइस का सीड यहाँ पे लेके गए। सो ये चीज़ें ज़्यादा वर्क करती है। वी डिसाइड ऑन सीड ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, और फिर इसका वेट एंड क्वालिटी। अब इससे एक फ़ायदा क्या हो रहा है, विमेंस इनिशिएटिव है तो विमेन एम्पावरमेंट हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इकोनॉमिकली ये सस्टेनेबल बन रहा है, इकोनॉमिकली इनको इनकम हो रही है तो ग्रोथ होगी। सो दिस इज़ दैट। बाकी ट्राइबल कम्युनिटी को भी इससे बेनिफिट होगा, विन विन सिचुएशन है। तो इससे क्या होगा, जेनेटिक जो है डाइवर्सिटी और जो लोकल स्पीशीज़ है वो भी मेंटेन रहेगी। नेटिव सीड्स को अलाइव रखना है, ट्रेडिशनल विजडम। अब किसी ने आंसर राइटिंग में ये एक पॉइंट लिख दिया ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। सो दिस इज रियली गुड। अब है 600 राइस मिल्स इंस्टॉल ब्लेंडिंग ऑन मशीन फॉर राइस फोर्टिफिकेशन। ये अच्छा आर्टिकल था, इसमें भी यही लिखा है राइस फोर्टिफिकेशन, बिकॉज इंडिया में न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो राइस फोर्टिफिकेशन में क्या हो रहा है, फोर्टिफाइड राइस है, पीडीएस के थ्रू दिया जा रहा है। इम्प्रूव करना है इम्यूनिटी लोगों का, बिकॉज कोरोना वायरस के टाइम पे भी और पैथोजेंस भी जो हैं वो काफ़ी इंजुरी कर रहे हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पैथोजन? क्या वायरस भी एक पैथोजन है? एड माइक्रो न्यूट्रिएंट टू पार बॉइल्ड राइस। पार बॉइल्ड राइस ये मिल्ड है पैडी से, तो जो राइस है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा जैक किए जा रहे हैं, इसको रिच बनाया जा रहा है, फोर्टिफिकेशन हो रहा है। तो राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन ऐड कर रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं राइस में, राइस कर्नेल मिक्सिंग यूजिंग इन दिस मशीन, टेक्निकली यहाँ पे ऐसे ऐड कर रहे हैं। तो इससे बनता है फोर्टिफाइड राइस। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी एंड B12। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस है, इसमें सॉल्ट, ऑयल, मिल्क, व्हीट, ये सारी चीज़ें सेंटर की बास्केट में है। इन सब में हम फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट एडिशन बाय 2024 हमारा गोल है। अब मिड डे मील जो होता है, मिड डे मील में भी बच्चों को ऐसे स्कूल चिल्ड्रन को देते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फूड, तो फोर्टिफाइड राइस यहाँ पे फोकस किया जाएगा। सो दिस इज राइस फोर्टिफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आ सकता है। असम टू मार्क 100 years ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इन स्टेट। असम और नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहता है, तो फन इन द सन, फुटबॉल यहाँ बड़ा पॉपुलर गेम है। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड लेक्चर्स हैं, फेस्टिवल्स है, फोटोग्राफी एग्जीबिशन है, ये सब अभी हो रहा है। 100 साल है, सेंटेनरी एंडिंग जुलाई 1, 2023। स्पोर्ट्स का
जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स का जर्नलिज्म, सो दिस इज स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। ओके, देन जो नेक्स्ट है वो है दिस इज जनरल मनोज पांडे इज आर्मी चीफ। तो फर्स्ट ऑफिसर बने हैं आप कोर ऑफ इंजीनियर्स टू हेड द 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी। जनरल पांडे फर्स्ट ऑफिसर है कोर ऑफ इंजीनियर, वरना अक्सर इन्फेंट्री और ये ज़्यादा बनते हैं। कोर ऑफ इंजीनियर से आप यहाँ पे चीफ बने हैं 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो जनरल मनोज पांडे है। अभी सीडीएस का पोस्ट अभी वैकेंट है। Then this is next one. Heat waves are starting earlier than before. Climate change is a reality. मार्च अप्रैल में इतना गर्मी है, मई में और ज़्यादा हो रहा है। WMO ने यही बताया कि ये क्लियर इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का। डिज़ास्टर्स हो रही है, सन स्ट्रोक जैसी चीज़ें ज़्यादा हो रही है, कैस्केडिंग इम्पैक्ट होगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ऑब्वियसली होगा जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जैसे कि इंडिया, साउथ एशिया। देन डोंट गो टू पाकिस्तान टू परस्यू मेडिकल कोर्स। पैनल ने बताया यहाँ अगर आप मेडिकल की तैयारी के लिए जाएंगे तो आपका वैलिडिटी नहीं है, एलिजिबल नहीं है टू प्रैक्टिस इन इंडिया। ग्रॉस ग्रीन वायलेशन हो रहा है सुंदरबंस में। ये किसने कहा? कैग ने कहा। कैग किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आंसर कैग आर्टिकल। तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है, यहाँ कोस्टल रेगुलेशन जोन्स फॉलो होना चाहिए, रेगुलेशन, बिकॉज कोस्टल जो कम्युनिटी है या फिर वेटलैंड्स है ये बड़ी फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है। एनवायरनमेंट इकोलॉजी में भी आपको बेसिक जो चीज़ें होती है लाइक बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई, वोकैबुलरी ऑफ इकोलॉजी। इफ़ यू से मैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट की भी वोकैबुलरी शेयर कर दूंगा जैसे इकोनॉमिक्स का किया है। तो ये बेसिक कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद इट इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। तो कैग की रिपोर्ट ने बताया जैसे रामसर साइट्स जो हैं यहाँ पर दिस डिफ़िकल्टी हो रही है, एनवायरमेंटल नॉर्म्स होना चाहिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो डिज़ास्टरस है। आप बताओ लेटेस्ट 3 रामसर साइट्स कौन सी है? लेटेस्ट 3 अभी जो हाल ही में ऐड हुई है 3, लास्ट 3 रामसर साइट्स कौन सी है? देन ये है ग्रॉस ग्रीन वायलेशन, बंगाल जूट क्राइसिस। अब इंडिया में 2 फाइबर मिलता है, कॉटन मिलता है इधर गुजरात तरफ और इधर मिलता है जूट ईस्ट तरफ वेस्ट बंगाल। तो बंगाल जूट क्राइसिस। ड्राई स्पेल्स स्पार्क्स वाइल्ड फायर्स अक्रॉस हिमाचल। अब हिमाचल हिमालयन स्टेट है तो यहाँ इतना गर्मी नहीं होना चाहिए, वाइल्ड फायर्स नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस इंटेंस हीटिंग। प्लस एक जो सेशंस आ जाते थे, पानी गिरता था, वो इस बार हुआ नहीं, तो उसके कारण हिमाचल में ड्राई ज़्यादा हो रहा है और इस टाइप की बारिश हो रही है। ओके, देन रशिया स्ट्राइक्स ईस्टर्न डॉनबास। डॉनबास रीजन किस लिए फेमस है? क्विज में पूछा था। देन दिस इज नेक्स्ट वन और ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बूस्टर डोज मे नॉट ऑल्टर डिसीज सिवियरिटी ट्रेंड। दिस इज़ द रीज़न हम कोविड को इतना बहुत डिटेल में कवर नहीं करते हैं बिकॉज अभी भी कोविड के बारे में किसी को नहीं पता है। आज ये थ्योरी है, कल दूसरी थ्योरी आ जाएगी, चीज़ें बदल जाती है, तो ऐसे चीज़ों से सवाल नहीं आते। देन रिसर्च एथिक्स क्या होता है? एथिक्स हर जगह होना चाहिए, टीचर में भी एथिक्स होना चाहिए तो स्टूडेंट्स में भी एथिक्स होना चाहिए, एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। दैट इज़ वाई आप इतना पढ़ते हो GS4 में एथिकल बिहेवियर एंड ऑल। रिसर्च वर्क में भी एथिक्स होता है, एथिक्स हर जगह होता है। एथिक्स ही हैं जो हमको ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। सो एथिक्स की ट्रेनिंग होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एथिक्स स्टेटमेंट, तो ये चाइना वैसे बात कर रहा है इसका। देन एलर्जी फ्री क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स हैं। जो पिग की बॉडी है और जो ह्यूमन की बॉडी है, इन दोनों के जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत सिमिलर हैं। तो हम ऐसा कोशिश करते हैं क्यों ना पिग्स बनाए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड और यहाँ से ऑर्गन का डिलीवरी हो जाए ह्यूमन बींग्स को। जैसे किसी ह्यूमन बींग में कोई ऑर्गन फेलियर हो रहा है, पिग का ऑर्गन वहाँ पे हम फिट कर दें, ये बात है। तो इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाने की बात है। शुगर मॉलिक्यूल वगैरह हटाएंगे ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो पिग के ऑर्गन को फॉरेन मटेरियल कंसिडर नहीं करेगा, उससे फाइट नहीं करेगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो दिस इज दैट एलर्जी फ्री। ये बेटर क्रॉप्स है। अभी जो क्रिस्प Cas9 है ये क्या होता है बताइए? ये जीन एडिटिंग टूल होता है। हमारी बॉडी जीन्स, जेनेटिक्स, DNA एट्सेट्रा। अब एक केची लाते हैं, सीजर लाते हैं और हमें एक पर्टिकुलर पार्ट हटाना है या कुछ और ऐड करना है, तो ये सब होता है इस टेक्नोलॉजी से। प्रोटीन जीन एडिटिंग टूल है CRISPR-Cas9। जैसे वीडियो एडिटिंग होता है, ये पार्ट हटाना है फिर ये ऐड करना है, तो ऐसे जेनेटिक एडिटिंग होती है बाय दिस टूल। वीडियो एडिटिंग में भी जैसे सीजर होता है वैसे ही यहाँ पे ये सीजर होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐसे करके हम रोबस्टनेस बढ़ा सकते हैं। अगर किसी फ्रूट में कोई चीज़ अच्छी नहीं है हम उसको रिमूव कर सकते हैं, तो इससे डिसीज़ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हम डिज़ाइन कर लेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऑल्टर कर लेंगे।
ये एनिमल की स्टडीज़ है कोविड-19 पे अगेन कैसे होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज में इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यू इन्फेक्शंस। नाउ दिस इज अगेन अ रियलिटी। कोविड पहला पैंडेमिक नहीं है और सर्टेनली आखिरी पैंडेमिक भी नहीं है। कोरोना वायरस अब एनिमल्स में भी इवॉल्व हो रहा है। नो कॉजल लिंक बिटवीन मोबाइल फोन यूजेज एंड ब्रेन ट्यूमर, तो ऐसा कोई लिंक नहीं है यहाँ पे। वाई डू सम स्पाइडर बोल्ट आफ्टर मेटिंग। अब ये जो आर्टिकल है इंटेंस हीट, ये ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में भी डेफिनेशन से सवाल आएगा कि हीट वेव क्या होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 40 है, 4.5 नॉचेस अबव है नॉर्मल से, तो उसको हीट वेव बोला जाएगा। सीवियर हीट वेव तब होगा जब डिपार्चर होगा नॉर्मल टेम्परेचर से मोर देन 6.4 डिग्री, मतलब जैसे 40 नॉर्मल था और 4.5 हो रहा है, 45.5 हो रहा है, तो वो हीट वेव है। नॉर्मल से अगर 6.4 डिग्री ज़्यादा हो रहा है तो वो हीट वेव है। तो इस तरीके से हीट वेव होती है। सीवियर हीट वेव होती है जब 47 डिग्री का टेम्परेचर क्रॉस हो जाता है। तो अभी हीट वेव बहुत चल रही है। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे कवर्ड। मेन रीज़न यही है कि स्कॉचिंग हीट इसलिए हो रहा है बिकॉज रेनफॉल नहीं हुआ। अक्सर जो हो जाता है विंटर्स पोस्ट विंटर्स जो रेनफॉल मार्च या अप्रैल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं बताइए, एक या दो लाइन में। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, 2 या 3 बार पूछा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ये राबी क्रॉप्स के लिए हेल्पफुल होते हैं या हार्मफुल होते हैं। वीकर ग्रेडियंट्स बने, ग्रेडियंट्स भी प्रेशर ग्रेडियंट हमने पढ़ा, प्रेशर ग्रेडियंट वीक है तो रेन्स वीक है। तो रेन बियरिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट होता है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ ग्लोब में, लैटिट्यूड पास होता है वेस्ट एशिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करें, फिर इंडिया में तिब्बत आता है और यहाँ नॉर्दर्न पार्ट में बारिश हो जाती है। इस बार ये बारिश कम हुई थी इसलिए इंटेंस हीट नज़र आ रही है। दूसरा, जैसे अभी ओला का देखा, बैटरी जो है लिथियम आयन बैटरी है ये ब्लास्ट हो रही है, स्पेशली जो बड़े व्हीकल्स हैं उसमें। इवन कुछ मोबाइल कंपनीज भी ऐसे ही है। अभी एक आई वाज सीइंग वन फोटो, उसमें एक मोबाइल कंपनी का भी ऐसा फ़ोन ब्लास्ट हो गया था बिकॉज बैटरी ओवरचार्ज हो गई थी। आजकल तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज भी आ गई है, कुछ 30 मिनट्स में ही फ़ोन चार्ज हो जाता है। सो ये जो चीज़ें होती है इट इज़ गुड, बट क्या वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही है? क्योंकि ये जो लिथियम आयन बैटरी है ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिवाइस होती है, सोफिस्टिकेटेड होती है और बहुत जल्दबाजी में काम होता है। तो बोलते भी हैं जल्दबाजी का काम खराब होता है। एक ही काम को बार बार 10 बार करना पड़ता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, अच्छे से पढ़ो, सिस्टमैटिक पढ़ो, शॉर्टकट मत पढ़ो। ये एग्ज़ाम इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन है, शॉर्टकट लोगे तो किसी ना किसी स्टेज में यू विल गेट स्टक और फिर वापस रीवर्क हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सो दैट इज़ वाई वो नहीं करना है। सो यहाँ पे भी हरिंग नहीं करना है। हरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी विदाउट केयरफुल सेफगार्ड इंक्रीजिंग सेफ्टी इंसिडेंट्स, ये इंडियन रोड में देखा, जैसे अभी कुछ स्कूटर्स वगैरह जल गए थे। बाकी इसमें हमें बेसिक ये पता होना चाहिए लिथियम आयन बैटरी क्या होता है। चार्ज आयन ट्रेवल करते हैं कैथोड टू एनोड। ये कैथोड है पॉजिटिव, ये एनोड है नेगेटिव, और बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये इलेक्ट्रोलाइट बहुत फ्लेमेबल होता है। तो अगर चार्ज आयंस ट्रेवल हो रहे हैं कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो इससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनोड टू कैथोड और फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से लिथियम आयन बैटरी काम करती है। बहुत लेमन लैंग्वेज में पढ़ना है। हम एक और मिस्टेक करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते पढ़ते, मोस्ट ऑफ यू लाइक जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, आप उसको नेक्स्ट लेवल तक पढ़ने लग जाते हो। शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। यूपीएससी का सिलेबस अभी तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी और मेन स्ट्रैटेजी का वीडियो। क्लियरली लिखा हुआ है दिस एग्जाम रिक्वायर्स अ जनरलिस्ट लेवल ऑफ नॉलेज, जनरलिस्ट लेवल। तो ये जनरलिस्ट लेवल की नॉलेज है। दिस एग्जाम रिक्वायर्स अ गुड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, रेंज होनी चाहिए, साथ ही साथ एक जनरलिस्ट लेवल का डेप्थ होना चाहिए। तो दिस थिंग यू शुड कीप इन माइंड। देन एक्सप्लोजन कैसे होता है? अब जैसे बहुत इसमें केयरफुली सारी चीज़ों को सेग्रीगेट कर रखा है। अगर मैकेनिकल अब्यूज़ किया गया, बैटरी को तोड़ना है, एक्सीडेंट हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, टीयरिंग हो रहा है, तो ये मैकेनिकल अब्यूज़ हुआ। इलेक्ट्रिक अब्यूज़ हुआ कि उसको पियर्सिंग सेपरेटर कुछ हो गया, या फिर उसमें डेंड्राइट ग्रोथ हो गया, या फिर मॉइस्ट उसको कहीं पे रख दिया अपन ने। थर्मल अब्यूज़ है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, लैपटॉप हीट होता है तो वो प्रोसेसर क्या होता है, थ्रॉटल करने लग जाता है। अब ये स्नैपड्रैगन 8.1 जेन बहुत हीटिंग कर रहा है, मोबाइल स्लो हो जाता है, थ्रॉटल हो जाता है
बिकॉज वहाँ पे हीट बढ़ गई है, थर्मल ओवर हीटिंग हो रही है। तो ये चीज़ें होती है, इससे बैटरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है और इलेक्ट्रोलाइट तो फ्लेमेबल था ही, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया ट्रायोका का। और जैसे ही थर्मल रनअवे होगा एक ट्रिगर रिएक्शन चालू हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ गया और ऑक्सीजन है ही और इलेक्ट्रोलाइट में भी शॉर्ट सर्किट्स होने लग जाएंगे वन आफ्टर अनदर और यहाँ पे आग लग जाएगी। तो इंटरनल शॉर्ट सर्किट होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं थर्मल रनअवे का। और वो क्यों होते हैं? बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। बैटरी सेल्स जो होते हैं इसको असेंबल किया जाता है मॉड्यूल्स में, फिर बहुत जैसे डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम, 5000 mAh बैटरी हम स्मॉल पैकेट स्मॉल फ़ोन में फिट करना है, तो डेंसिटी बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है तो अगर प्रॉपरली नहीं किया गया तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो ये होना चाहिए, बैटरी मैनेजमेंट हो, ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए, जो मोबाइल खरीदा है उसी मोबाइल के चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज करो, ये बेसिक चीज़ें बैटरी में। वरना ये सारा आता है ट्रायंगल हीट ऑक्सीजन फ्यूल का, शॉर्ट सर्किट होता है, मटेरियल्स हीट होते हैं, देन इस कॉम्बिनेशन से कैटास्ट्रॉफी हो जाता है। तो दिस इज बैटरी। सेकंड जो FAQ है वो एलॉन मस्क पे है। एलॉन मस्क ने अभी ट्विटर को खरीदा है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन है, फ्री स्पीच का एब्सोल्यूटिस्ट है, एब्सोल्यूट फ्री स्पीच होना चाहिए। बट कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या लिखा है हमारा? फ्री स्पीच का मतलब, जो फ्री स्पीच का मतलब ये क्वालिफाइड होता है, इसका मतलब ये नहीं है आपका फंडामेंटल राइट है यू स्टार्ट अब्यूजिंग सम अदर पीपल, नो, दिस इज नॉट फ्री स्पीच, दिस इज हैरेसमेंट। तो फ्री स्पीच जो है सोशल मीडिया में ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम एब्सोल्यूटिस्ट है, बट देयर हैज़ टू बी सर्टेन लॉ। ये बाद में मस्क ने क्लैरिफाई भी किया था, फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं है कि यू कैन से एनीथिंग, जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, जो सोसाइटी के लॉज हैं उसके विद इन होना चाहिए। तो अगर एलॉन मस्क की बात करें तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। जिप2 एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, उसको कॉम्पैक्ट ने खरीदा, फिर पेपैल बनाया, ईबे को बेचा, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, स्पेसएक्स, ये सब इम्पोर्टेंट इनके इन्वेस्टमेंट आउटिंग्स है। टेस्ला, स्पेसएक्स, एनर्जी, एक बोरिंग कंपनी भी है, बोरिंग कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, लाइक दैट, ये सारा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है टेस्ला, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है टेस्ला का। तो ये FAQ में था। स्टेट्स वर्सेस सेंटर हु इंक्रीज्ड फ्यूल टैक्स। पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमें इसका बेसिक पढ़ लिया कहाँ कौन सा टैक्स लगता है प्रीवियस क्लासेस में, लाइक वैट कहाँ लग रहा है, एक्साइज कहाँ लग रहा है, फ्रेट कहाँ लग रहा है, एट्सेट्रा। देन रियलाइजेशन अंडर IBC बेटर बेट है देन लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, इसका इम्पैक्ट, और फिर ये आ गया स्पोर्ट्स। ओके, सो ये एक और टॉपिक है। जैसे कांचीपुरम का नाम आते ही हमारे मन में आता है यहाँ की साड़ी, फैब्रिक बहुत पॉपुलर है, बट कांचीपुरम में पैडी के भी बहुत सारे फील्ड हैं, मेजर प्रोड्यूसर है पैडी का। ओके, पैडी और राइस में क्या डिफरेंस होता है, टेल। सो ये तो हो गया द हिंदू न्यूज़पेपर अराउंड 30 मिनट्स ऑफ टाइम पे। अब हम करते हैं रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास जैसा पहला फॉर्मेट है वही कंटिन्यू होगा, इसको नेक्स्ट 15-20 क्लासेस में हम सब कवर कर लेंगे। ओके, और अब ये इसका फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे विल कवर एवरीथिंग क्विकली। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है आप खुद ही के खिलाफ विटनेस बन रहे हो, बट अगर आपका फिंगरप्रिंट है तो अभी जैसे हमने अभी नियम भी पढ़ा था कि जो बायोमेट्रिक्स हैं, क्या बायोमेट्रिक्स लाइक आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट वगैरह है, क्या वो अगेंस्ट है सेल्फ इंक्रिमिनेशन? नो, बिकॉज ये चीज़ सब कॉन्शियस है। जबकि अगर नार्को टेस्ट वगैरह है तो वो नहीं मानेंगे। सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ होता है, टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका कौन सा आर्टिकल है पॉलिटी में, 10। सुप्रीम जो सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में, वो नॉट रिजर्व्ड है राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा में रिजर्व नहीं होती है सीट्स, राज्यसभा में प्रोपोर्शनल सिस्टम चलता है, ये फैक्ट याद होना चाहिए। अगर हम बात करें किस आर्टिकल में लिखा हुआ है रिजर्वेशन का, तो लोकसभा में रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन मतलब कुछ सीट्स ऐसे रिजर्व्ड होती है कि यहाँ पे एक शेड्यूल्ड ट्राइब का कैंडिडेट ही इस सीट से चुनाव लड़ सकता है, तो ये रिजर्वेशन लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, और ये लिखा है आर्टिकल 300 में। सर्टेन सीट्स जो होती है, जो रिजर्वेशन होता है, उसका क्राइटेरिया होता है पॉपुलेशन। आर्टिकल 338 और 338A में नेशनल कमीशन की बात है। एक 338B भी है, वो क्या है, टेल। हु आर कंसिडर्ड टू बी वल्नरेबल ग्रुप। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में, DPSP में भी हम इस फिलॉसफी को देखते हैं, इस एथोस को देखते हैं। विमेन एंड चिल्ड्रन वल्नरेबल ग्रुप में होता है, यहाँ पे प्रायोरिटी से सर्विस डिलीवरी की बात होती है।
क्रीमी लेयर एक कॉन्सेप्ट है, ये होता है रिजर्वेशन रेफर्स टू इकोनॉमिकली बेटर ऑफ पीपल। अगर इकोनॉमिकली बेटर है तो आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी सबमिट करते हैं एनुअल रिपोर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये बोरो कहाँ से किए हैं, जर्मनी। 355 में अब सी हमें अक्सर 352, 356 और 360, 365 ही पता होता है। 355 क्या है कि यूनियन की ड्यूटी है स्टेट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ओके, सो ये क्विक फैक्ट्स हैं, इनको भी अब क्विकली रिवाइज करना। आई एम गोइंग क्विकली बिकॉज हमें बहुत सारी रेंज कवर करना है, बट अब आपको अपने एंड से थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। इसको डेली के डेली बेसिस पे रिवाइज करो। पीडीएफ अब पहले वाली प्रॉब्लम नहीं है, आई विल शेयर इट क्विकली। ओके, सो रिवाइज इट, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। मनी बिल हमने पढ़ लिया था, ये फाइनेंस बिल है, और हम रैंडम टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये रिवीजन क्लास है। तो जो 2 ईयर लॉन्ग फाउंडेशन होता है हम उस स्पेस से तो डेफिनेटली नहीं पढ़ सकते, वरना इतना टॉपिक हम कवर नहीं कर पाएंगे। रिवीजन क्लास में फिर भी वी आर डूइंग अ लॉट मैनी थिंग, बट अगेन इसमें आपका एफर्ट भी थोड़ा रिक्वायर्ड होगा। कल हमने मनी बिल पढ़ा, अभी हम क्विकली फाइनेंस बिल पढ़ते हैं। कल हमने ये देखा था मनी बिल होता है, ये सबसेट होता है फाइनेंस बिल का, सबसेट होता है फाइनेंस बिल का। तो फाइनेंस बिल का ही एक स्पेशल टाइप मनी बिल होता है। तो मनी बिल कल हमने देखा, यूपीएससी का फेवरेट है, 110A to G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैटर है वो होता है मनी बिल। फाइनेंस बिल भी ये मैटर हो सकता है, पर वो एक्सक्लूसिव नहीं होगा एनी ऑफ द मैटर। इसके अलावा उसमें और प्रोविजंस भी हो सकते हैं, मतलब ब्रॉडर बड़ा सेट है, और ये मनी बिल है और ये फाइनेंस बिल है, तो ये डिफरेंस आ जाता है। फाइनेंस बिल को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में जैसे 110A to F हो गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आर्टिकल 117 में रखा गया है, 1171 में रखा गया है। अब ये जो 1171 है ये थोड़े और ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, तो इनका ट्रीटमेंट भी मनी बिल के जैसे ही होता है। जैसे मनी बिल केवल लोकसभा में होगा, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, तो इनका इंट्रोडक्शन मनी बिल जैसा ही होता है 1171 फाइनेंस बिल का। बट एक बार इंट्रोडक्शन हो गया तो अब इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मनी बिल के। अदर रिस्ट्रिक्शन इन रिगार्ड टू मनी बिल डू नॉट अप्लाई टू दिस कैटेगरी। तो फाइनेंस बिल अंडर दिस कैन बी रेफर टू जॉइंट कमिटी ऑफ द हाउस, जबकि मनी बिल में राज्यसभा तो बहुत कम था लोकसभा से। सो दिस इज दैट। सेकेंड कैटेगरी जो होता है वो होता है विच वुड एन इनैक्टमेंट, कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर है। अब CFI से एक्सपेंडिचर है तो फाइनेंस बिल तो होगा, बट ये इतना सीरियस नेचर का या बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नेचर का एक्सपेंडिचर यूजुअली नहीं होता है। तो यहाँ आ जाता है 1173, इस कैटेगरी में रखा है सेकेंड टाइप में। ये जो होता है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल की तरह इसको कर सकते हैं। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन एसेंशियल होता है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल एक बड़ा सेट है, इसका एक सेट है मनी बिल, एक सेट है फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, एक सेट है फाइनेंस बिल कैटेगरी 2। फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 है, ये इंट्रोडक्शन में मनी बिल जैसा है, उसके बाद ऑर्डिनरी हो जाता है। और जो फाइनेंस बिल सेकेंड कैटेगरी है ये मोर और लेस ऑर्डिनरी बिल जैसा ही है, प्रेसिडेंशियल बस यहाँ पे अप्रूवल चाहिए। सो दिस इज फाइनेंशियल बिल। एक और इम्पॉर्टेंट CAB होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है, जैसे 368 है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है ना, हम भी अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं, नई लर्निंग्स, नई फाइंडिंग्स आती है, वी डेवलप, वी चेंज, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही करता है, वो इवॉल्व होता है, इवोल्यूशन होता है यहाँ पे। ओके, तो आर्टिकल 368 में भी अब डिफरेंट होता है। जैसे ये दोनों हाउसेस में पास्ड बाय बोथ द हाउसेस होना चाहिए, दोनों हाउसेस, और रेटिफाइड बाय नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड कोई चेंजेस हो रहा है तो इसमें स्टेट का भी से है। ये याद रखना, जिस चीज़ में स्टेट का भी से आता है मतलब वो स्टेट को इम्पैक्ट कर रहा है, फेडरल नेचर को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसमें आधे स्टेट्स का रेटिफिकेशन ज़रूरी होता है। हाफ ऑफ द स्टेट मतलब 14 स्टेट्स ने यस बोलना ज़रूरी है। जिसका मोशन है वो सिंपल मेजॉरिटी से अडॉप्ट होता है। अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of the members present and voting is required for adoption of effective clauses and motions for consideration and passing of these bills। तो ये इस तरीके से होता है। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। ये अगर एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया तो ऐसा नहीं कि 108 में अपने जॉइंट सिटिंग लेके आ गए। तो ये क्विकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल।
ऐसे बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आप बोलो तो मैं उसे बहुत स्पीड से शेयर कर सकता हूँ। वीडियो तो बहुत टाइम लगेगा बनाना, बट आई कैन शेयर इट क्विकली। अब ये आप बताओ आपका कितना एपेटाइट है, मैं इतना क्विकली आपसे कंटेंट शेयर करूंगा। वैसे ही मैंने पीडीएफ अभी काफ़ी सारी शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। आप उस सबको ओवरवेल्म तो नहीं हो जाओगे, बस ये बात बताओ, बाकी मैं ऐसे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आपको क्विकली शेयर कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज दैट। अब ज्योग्राफी में ओशन टाइड्स देखते हैं। टाइड्स क्या होता है? ज्वार भाटा होता है, समुद्र का पानी कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज एक सन है एक मून है, दोनों ग्रेविटी पुश हो रहा है, प्लस अर्थ घूम भी रही है, तो एक सेंट्रीपिटल होता है और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो कलेक्टिवली ग्रेविटेशनल रोटेशन ऑफ अर्थ, सेंट्रीफ्यूगल, इसके कारण बनते हैं टाइड। ये वंस और ट्वाइस भी हो सकते हैं, कुछ गल्फ या ज्योग्राफी ऐसी है तो वहाँ ज़्यादा फ्रिक्वेंट भी हो सकते हैं। मून का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है? मून तो छोटा है, सन तो बहुत बड़ा है, बट मून का अट्रैक्शन क्यों ज़्यादा है सन से? अगर ये होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो काउंटर बैलेंस कर देता है ग्रेविटेशनल पुल को, तो इस तरीके से बल्ज क्रिएट हो जाता है। जैसे अर्थ है ना, एक ऐसे यहाँ बल्ज हो गया, एक यहाँ बल्ज हो गया, तो दिस इज कॉल्ड टाइड्स। टाइड्स हो जाते हैं इनके कारण। तो ये थ्योरी हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखना है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, एंड अर्थ का रोटेशन भी। जो बे एस्चुरी है, यहाँ पे टाइड्स हैं, ऐसे ऊपर आते हैं फिर नीचे आते हैं। जैसे हमने बंगाल में हमारा जो पोर्ट है, डायमंड हार्बर है, वो किस टाइप का है? तो ये टाइडल करेंट्स भी आते हैं यहाँ पे, टाइडल करंट। सर्जेस जो होते हैं वो कई बार रेगुलर होते हैं, कई बार नॉन रेगुलर भी होते हैं। विंड्स और दूसरे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी इसको इम्पैक्ट करते हैं। दो टाइप याद रखने हैं, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। याद यही रखना है, ये अर्थ है, सन और मून अगर एक लाइन पे दिख रहे हैं तो वो स्प्रिंग टाइड है। स्प्रिंग है मतलब एवरीथिंग विल बी हाई, जो अप है एप भी ज़्यादा होगा और जो लो है वो भी और कम होगा, मतलब दोनों एक्सट्रीम पे जाएंगे, हाई हायर होगा, लो लोअर होगा, तो वो स्प्रिंग टाइड होता है। स्प्रिंग टाइड 20% हायर मैग्नीट्यूड होता है नॉर्मल टाइड का। नीप टाइड क्या होता है? वर्टिकल कर दो, इधर मून है इधर सन है, तो यहाँ दोनों चीज़ वीकर होता है, तो दोनों चीज़ वीकर होता है, नॉर्मल टाइड से वीकर होता है। पीरियोडिक टाइड्स होते हैं, एपेलियन पेरिहेलियन पे डिपेंड करता है। अपोजी एंड पेरिजी। मून अपोजी का मतलब होता है फारदेस्ट, अर्थ से सबसे दूर है तो ग्रेविटी वीक हो जाएगा। पेरिजी मतलब अर्थ से नियर है मतलब ग्रेविटी कम हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, पेरिजी। तो पीरियोडिक टाइड्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, एपीहेलियन, अपोजी, पेरिजी, इस तरीके से। सो बेसिकली स्प्रिंग टाइड क्या होता है, नीप टाइड क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओशन टाइड। सैलिनिटी भी फेवरेट एरिया है। अगेन दीज ऑल आर नॉट रैंडम टॉपिक्स, दीज आर सेलेक्टेड क्यूरेटेड टॉपिक्स। अर्लियर कोर्स में आई सेड कि आई विल जस्ट शेयर द पीडीएफ एंड नोट्स एट्सेट्रा, बट बाद में हम इसको स्टेप अप करके ये सारे रिवीजन क्लासेस भी प्लान किए। सो वी आर डूइंग अ लॉट, बट यू हैव टू मैच द एफर्ट्स। ओके, सैलिनिटी ऑफ ओशन क्या होता है? सैलिनिटी ऑफ ओशन क्या होता है? नमक कितना है पानी में, नमक कितना है। तो 1 kg ऑफ सी वाटर कितना है? पार्ट पर 1000, इसको हम बोलते हैं सैलिनिटी ऑफ ओशन। देन वेव्स, करेंट्स, टेम्परेचर, फिशेस, ऑर्गेनिज्म एंड प्लैंकटन जो है वो इसको अफेक्ट करता है कितना ओशन है। आइसो मतलब बराबर, हेलाइन मतलब नमक। इमेजिनरी लाइन होती है सेम सैलिनिटी की। सैलिनोमीटर होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर द सैलिनिटी। एवरेज सैलिनिटी होती है 35.2 पार्ट्स पर 1000। सैलिनिटी जो रेट है वो डिक्रीज होती है, द रेट ऑफ फ्रीजिंग कम हो जाता है, एवापोरेशन कम हो जाता है, एंड इंक्रीजेस डेंसिटी। पहले इतने पानी में खूब सारा पानी था, नमक तो उतना ही रहेगा, अगर पानी कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डेंसिटी बढ़ जाती है सैलिनिटी। नमक ज़्यादा आ जाता है तो डेंस हो जाता है, तो डेंसिटी के कारण फिर करंट, ओशन करंट भी इम्पैक्ट होता है। सो द समरी इज, कंक्लूजन इज, सैलिनिटी ऑल एस्पेक्ट ऑफ दिस वाटर ओशन मूवमेंट को इम्पैक्ट करती है। एवापोरेशन होता है तो इंक्रीजेस सैलिनिटी, ज़्यादा पानी एवापोरेट हो जाएगा तो ज़्यादा नमक पीछे रहेगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, तो ट्रॉपिकल वाटर की सैलिनिटी ज़्यादा होती है। प्रेसिपिटेशन मतलब फ्रेश वाटर आ रहा है, रेन वाटर आ रहा है, तो सैलिनिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, हैवी प्रेसिपिटेशन। रिवर जहाँ पर भी आती है, बिग रिवर है तो रिवर फ्रेश वाटर ला रही है, तो सैलिनिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा बिकॉज साफ पानी आ गया, यहाँ पे बिना नमक का पानी आया है। जो आइसोलेटेड है, एनक्लोज्ड है, वहाँ सैलिनिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी, जैसे लेक वॉन हुआ, डेड सी हुआ। हाई प्रेशर जोन है वहाँ पे भी सैलिनिटी ज़्यादा होगी। ओशियानिक सर्कुलेशन भी यही होता है कि वो एक्चुअली टेम्परेचर और सैलिनिटी को पूरा वेल डिस्ट्रीब्यूट कर दे ओशन।
अब ये याद रखना है, लेक वैन का इतना है, डेड सी का इतना है और ग्रेट सॉल्ट लेक का दिस इज हाईएस्ट सैलाइन बॉडी। ओके, तो ये हो गया सैलिनिटी। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज क्विकली देख लेते हैं, वो है 1857 का रिवोल्ट। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस क्या थे? तो ब्रिटिशर्स ने देखा एक्चुअली 1857 का कोई भी इवेंट जस्ट लाइक दैट नहीं होती, उसका एक बहुत बड़ा बैक स्टोरी होता है, फिर एक कल्मिनेशन पॉइंट आता है। तो 1857 एक्चुअली वो कल्मिनेशन पॉइंट था जब 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज इतने टाइम से ब्रिटिशर्स आए और ये क्या चेंजेस कर रहे थे? इंडिया का सोशो रिलीजियस लाइफ चेंज कर रहे थे, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। तो वैसे तो ये जो एक्ट थे ये बहुत रिफॉर्मेटिव थे और ये ज़रूरी भी थे, बट उस टाइम पे जो प्रिंसिपल्स थे तो उनको लगा कि ये विदेशी आके सीधा हमारे कस्टम्स वगैरह में इंटरफियर कर रहे हैं, तो एक डिसकंटेंट यहाँ से डेवलप हो गया। क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ये अगेन जो एक टर्म होता है प्रोसेलेटाइजिंग, इसका मतलब कन्वर्जन। तो इनको ऐसा लग रहा था कि रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, और जो क्रिश्चियनरी मिशनरीज हैं जो ब्रिटिशर्स के साथ आए, बिकॉज एक टाइम पे यूके ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी भी हो गई थी, वो कन्वर्जन को बढ़ा रही थी, तो इस बात से डिसकंटेंट हुआ। फिर रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आया और इसमें फिर जो बात हुआ कि जो अगेन कस्टम्स हैं उसमें इंटरफियर कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज ये एक बहुत बड़ा था, इंडियंस को ऐसा लगने लग गया ये विदेशी सभ्यता आ रही है, विदेशी दिस फॉरेनर आके ऐसा कर रहे हैं। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज हुआ। सेकेंड और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज था, एक्चुअली यही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉज था, वो होता है इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमी होती है ना, एक्चुअल में सारी चीज़ें इसी के आसपास रिवॉल्व होती है, इकोनॉमिक कॉजेस। चाहे वो यूक्रेन क्राइसिस हो, चाहे वो यूएसए का इराक इन्वेजन हो या अफगानिस्तान हो, एवरीथिंग जो होती है ना वो बॉयल डाउन हो जाती है इकोनॉमिक कॉजेस में। इकोनॉमिक कॉजेस ये था कि ब्रिटिशर्स ने ड्रेन थ्योरी बताया, सेल्फ सफिशिएंसी जो विलेज की थी उसको तोड़ दिया, कमर्शियलाइजेशन किया एग्रीकल्चर का, प्लांटेशन क्रॉप्स स्टार्ट हो गई। प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जांपल्स बताइए। तो जो पीजेंट्री है वो मतलब डिसएडवांटेज में आ गई। फ्री ट्रेड हो गया, इंडिया से कोई चीज़ बाहर जा रही है, टैक्स लग रहा है, बाहर से फ्रीली इंडिया में चीज़ें आ रही है, ड्यूटीज़ नहीं है, तो हम इकोनॉमिक हार्डशिप आने लग गई। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। सबसे मेजर कॉज अगर कोई था, नंबर 1 कॉज था, तो वो था इकोनॉमिक कॉज। बाकी मिलिट्री ग्रीवेंस भी था। अब मिलिट्री ग्रीवेंस भी प्राइमरली इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर था उसमें। जैसे जो एक्स्ट्रा पेमेंट देना होता है, भत्ता होता है, वो नहीं मिल रहा था। कई बार जो सिपाही थे उनसे ऑल्दो रेशियल इल ट्रीटमेंट भी हो रहा था वहाँ पे। समुद्र पार करके अगर कोई जा रहा है सर्विस करने के लिए तो उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे थे, कई बार कंपलसरी कर दिया था, तो अगेन ये रिलीजियस प्रैक्टिस के अगेंस्ट हो गया था। तो इसलिए जो फौज थी यहाँ पे वो रिवोल्ट करने का मन बनाने लग गई, मिलिट्री ग्रीवेंसेस। देन पॉलिटिकल कॉजेज तो ऑब्वियसली थे ही। पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे कि जो इंडियन प्रिंसेस थे उन पे ब्रिटिशर्स ने इंटरफियर करना चालू कर दिया, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया। तो जो रानी लक्ष्मीबाई को क्यों इतना गुस्सा आया और फिर वो पॉलिटिकल कॉजेज हुए, तो बिकॉज ऑफ सच पॉलिसीज, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी का। ओके, देन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया, तो इसमें क्या था, जो अडॉप्टेड सन्स थे डिसीज्ड किंग्स के, उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया एज हेयर टू द थ्रोन। तो द पॉइंट इज ये जो चीज़ है इससे अगेन डिसकंटेंटमेंट हुआ, एनेक्सेशन होने लग गया, और इंडियन जो किंगडम्स थी उन्होंने कहा इन ब्रिटिशर्स के साथ अब फाइट करना ज़रूरी है। तो जैसे एनेक्सेशन किसका हुआ, सतारा का हुआ 48 सबसे पहले। फिर ये सारे जो स्टेट्स थी, इंडियन किंगडम्स थी, उनका एनेक्सेशन हुआ। जैतापुर, संबलपुर, बाघाट, देन उदयपुर, झांसी, नागपुर। डलहौजी ने एनेक्स किया अवध को 1856 में ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस रूल। तो अवध को मिस रूल पे किया था, इससे भी बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट यहाँ पे हुआ। देन इसके बाद नवाब ऑफ कार्नेटिक को भी किया, नाना साहिब की पेंशन बंद कर दी, जो बहादुर शाह लेटर मुगल्स थे उनको किंग मानने से मना कर दिया, ये सब चीज़ें होने लग गई। तो पॉलिटिकल कॉजेस। फिर एग्रेग्रियन क्रॉस जो कॉजेस था ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। समरी सेटलमेंट हुआ यहाँ पे। एग्रीकल्चर जो थे ट्रेडिशनल, उनकी खेती चल रही थी, बाहर से कोई आके इनका खेत जो है वो यहाँ पे वर्कर बन के रह गए, और प्लस उन पे टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसा होता था जैसे जमींदारी एक बहुत बड़ा कर्ज बन गया था जो पॉलिसीज आई थी। सो द पॉइंट इज इससे क्या हुआ, एग्रेग्रियन जो हार्डशिप्स पड़ी और लैंड रेवेन्यू इम्पोवरिश्ड हुआ, पीजेंट्स एटसेट्रा उनको प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं मिल रहे हैं। बॉट सोल्ड, रेंटेड और लीज, मतलब एक ज़मीन जो होती है, अक्सर ज़मीन से बहुत इमोशनल अटैचमेंट भी होता है।
वो चीज़ यहाँ पे हो गई, एक प्रॉपर्टी राइट की तरह बना दिया, तो ये अग्रेगरियन कॉजेज भी हुए। तो अगेन इकोनॉमी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ऐसे सब जगह इकोनॉमी है, इकोनॉमिक कॉजेज हुए, और इन सब का नतीजा हुआ 1857 का रिवोल्ट। तो रिवोल्ट तो हुआ, बट ये फेल क्यों हो गया? बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, ऑर्गेनाइज नहीं थे, कोऑर्डिनेटेड नहीं थे। और इंग्लिश जो थे, ब्रिटिशर्स, इनके पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, टेलीग्राफ सर्विसेज आ गई, अब वो तुरंत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन क्विकली मिलती और ये अपनी ट्रूप्स मूव करा लेते। और इंडियंस अभी भी पुराने ट्रेडिशन पे चल रहे थे, तो क्विक नहीं था, डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं था। प्लस इंडियंस में यूनिटी हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है, लैक ऑफ यूनिटी थी अमंग इंडियंस। एजुकेटेड इंडियंस थे, उनको लगता था ब्रिटिशर्स तो एक्चुअली रिफॉर्म कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी को, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और इस टाइप के उस टाइम पे कॉन्सेप्ट्स भी इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड नहीं थे, पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म, हर किसी का अपना एट टाइम्स इतना ब्रॉड विजन नहीं था। सो आइडियलिज्म ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म नहीं था। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इससे भी सवाल आया है कई बार। रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो क्वीन प्रोक्लेमेशन इशू हुआ 1858। शुरुआत की क्लासेस में हमने पढ़ा था ना, 1773 टू 1947 तक के सारे एक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वीन प्रोक्लेमेशन हुआ, फिर इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट हुआ। इसमें क्या हुआ, इंडियंस को भी अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिक्रूटमेंट करो, और जो दिस क्लास 1 सिविल सर्विसेज जो थी, जो बाद में आईएएस बनेगा, ये इन सब चीज़ों को किया। तो मतलब इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन पे भी लाने का अब परसेंटेज बढ़ने लगेगा 1858। सो द आइडिया इज 1858 को गुड गवर्नमेंट एक्ट बोला, अच्छी गवर्नमेंट करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने देखा बैड गवर्नेंस के कारण ही ये रिवोल्ट हुआ है, ऐसा उनका अंडरस्टैंडिंग था। तो ये चीज़ हुआ, तो क्वीन प्रोक्लेमेशन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का पैकअप हो गया। तो अब डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ क्वीन, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश मोनार्की इंडियन कॉलोनी आ गई। तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट। रीजंस फॉर फेलियर ऑफ रिवोल्ट: मिलिट्री, अग्रैरियन डॉक्ट्राइन, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉजेज। इकोनॉमी में एक टर्म होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई क्या होता है, ऐसे बहुत सारे नोट्स हैं, मैं उसको भी अभी शेयर करूंगा। पीएमआई क्या होता है, ये एक सर्वे होता है, और ये सर्वे होता है से जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे होता है सर्वे, उनसे पूछा जाता है आप बिजनेस एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, ज़्यादा लॉजिस्टिक्स खरीद रहे हो, मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, परचेजिंग कैसे कर रहे हो। अब जैसे मारुति है, उसने बहुत सारी परचेजिंग करना चालू कर दिया, तो अब मारुति तो स्मार्ट कंपनी है, ये तभी परचेजिंग करेगी जब इसको डिमांड ज़्यादा नज़र आ रही है ऑटोमोबाइल की। तो अगर हम इन मैनेजर्स का इंडेक्स बना लें तो हम इकोनॉमी का स्टेटस भी बता सकते हैं, एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है। तो ये सेपरेटली मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दोनों के लिए होता है, और एक कंपोजिट इंडेक्स बनाया जाता है। 0 to 100 हो सकता है, 50 के ऊपर है तो एक्सपेंशन, 50 के कम है तो कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएमआई। इस बार इकोनॉमी ज़्यादा आने के चांसेस हैं 2000, मतलब ऐसा लग रहा है, वैसे तो सभी पढ़ना है बट इकोनॉमी अच्छी खासी आ सकती है। अर्लियर कंपाइल्ड बाय जापानीज फर्म निकेई और आईएचएस मार्केट अब इसको देखता है। तो 40 कंट्री का ऐसा हो रहा है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। देन ये है कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज ये 8 होती है: रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। वेटेज है हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ये वेटेज चेंज होता रहता है। फिलहाल अभी रिफाइनरी का वेटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत बढ़ गई है। 40.27% इनका वेट होता है आईआईपी में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। ये रिलीज करता है सीएसओ ऑन मंथली बेसिस। ये जो 8 इंडस्ट्रीज हैं ये एसेंशियल, बेसिक, इंटरमीडिएट इंग्रेडिएंट्स बताती है। इकोनॉमी का अगेन ये इंडिकेटर है, दीज ऑल आर कॉल्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर। मैंने इकोनॉमिक सर्वे के भी शॉर्ट नोट्स शेयर करना चालू कर दिया है, 5 चैप्टर हो गए हैं, 6 चैप्टर भी अभी 2-4 दिनों में पूरे कर लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, वोकैबुलरी हो गया, और देन बजट हो गया, देन थोड़े एमसीक्यूज हो गए। दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू टेकल दिस इकोनॉमी पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो दिस इज कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, दिस इज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। देन हमने पढ़ा रीजन फॉर फेलियर ऑफ रिवोल्ट, इसको आज ही रिवाइज करना जस्ट आफ्टर दिस वीडियो, ये चीज सब सेटल हो जाएगी। देन ये रीजंस हैं। फिर हमने सैलिनिटी के बारे में समझा, टाइड्स पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड फाइनेंशियल बिल एंड सर्टेन फैक्ट्स, और ये न्यूज़पेपर के थे। सो नॉट ओनली दिस, हमको आंसर राइटिंग भी करना है, तो इसको भी हम देखेंगे। एक्चुअली आई वाज रीडिंग दिस, राज्यसभा का जो है ना अरेस्ट केस में, तो सिविल जो केसेस है वहीं पर होता है। ऐसी
चेयरमैन हैज़ अ राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन। और ये जो बात है वो सिविल है यहाँ पे, है ना। फ्रीडम ऑफ अरेस्ट जो दिया हुआ है वो सिविल प्रोसेस है, अंडर अ सिविल प्रोसेस। नाउ लेट अस कम टू दिस अवर वेबसाइट, और दिस इज 28th of April, और हमें आज इसका आंसर डिस्कशन करना है 28th of April। इसको भी अब सब अच्छे से हमको पता चल गया है डूज एंड डोंट्स, तो इसको भी हम थोड़ा क्विकली कर सकते हैं। ओके, द आइडिया इज प्रैक्टिस करना है, स्पेशली 2023 स्टूडेंट्स। इसको ब्रेक मत करो मोमेंटम, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ वेरी गुड। नेशनल पार्क भी अब इतना हाई यील्डिंग सवाल है, इससे सवाल आते हैं। आपने एक बार ये पूरा लिस्ट तैयार कर लिया ना, आपका एक बहुत बड़ा पार्ट कवर हो गया है इस पूरे एग्जाम का। रत्ना प्रिया, आप इतना अच्छे से वर्क कर रहे हो। सी द मैप वर्क, नेशनल पार्क क्या होता है, ये हर टाइप के एग्जाम में आता है। पीसीएस में तो बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, हमें हर राज्य के पता होने चाहिए। ओके, देन दिस इज वेरी वेरी नाइस। सी इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, क्योंकि अगेन मेंस तो हर जगह लिखना है हमें, तो हमारी राइटिंग एटसेट्रा एक ठहराव आता है और पढ़ाई अच्छी होती है जब हम ऐसे लिखते हैं, तो दिस इज रियली गुड। और हमारा बहुत बड़ा टॉपिक भी प्रिपेयर हो रहा है, एक्सीलेंट। फिर हमें लोकसभा पे भी बनाना था, अब राज्यसभा का भी हम एक आंसर कर लेंगे, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों हो जाएगा। इसका मैं कल दूंगा राज्यसभा वाला। ओके, देन दिस इज प्रियंका, अगेन एक्सीलेंट वर्क, बहुत अच्छे से आपने पूरा बताया। नेशनल पार्क सारे हो गए, हर साल एक सवाल आता है नेशनल पार्क से, SDG 2030। देन प्रियंका, नेशनल पार्क अगेन आपने सारे बताए। अब ये आइडिया कितना अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी सारे स्टेट वाइज यहाँ पे कवर हो गए। नेशनल पार्क ज़्यादा नहीं है, सारे पता होना चाहिए। स्फीयर सारे पता होना चाहिए आपको, है ना। और ये है नेक्स्ट लोकसभा का ड्यूरेशन, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से समराइज कर लिया। एक्सक्लूसिव पावर, लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन भी हम देखेंगे जब राज्यसभा का नोट कल हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये लोकसभा, शुभम, दिस इज रियली गुड। फाइनेंशियल पावर बताया, और पार्ट्स हमारे सारे हो गए। सी अरुणाचल, हर बार पूछा है ये, अरुणाचल, आंध्रा, कितने पार्क्स हैं। एक पक्के टाइगर रिजर्व फेवरेट है यूपीएससी का। देन दिस इज आशा, अगेन वेरी वेरी गुड। नेशनल पार्क, अब इन्होंने पॉलिटी भी बताया, रूल्स, मैप वर्क कितना अच्छा हो गया है। दिस इज दी हाईलाइट, हमारे यहाँ सबका मैप वर्क बहुत अच्छा है। दिस इज रियली रियली गुड। मेन एग्जामिनेशन में आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो। देन सत्येंद्र, सी कितना अच्छा हिंदी राइटिंग है, तो हिंदी इज नॉट एन एक्सक्यूज, आप लिखो हिंदी में, दिस इज रियली गुड। संरचना, प्रतिनिधित्व, योग्यता, कार्यकाल, वेरी नाइस। संयुक्त बैठक, महत्वपूर्ण क्या है, वेरी गुड, वेरी नाइस। प्रेरणा, नो सी सच अ नीट एंड क्लीन वर्क, दिस इज रियली गुड। सिंप्लिसिटी इज गुड, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, जो बोलते हैं ना, जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना ही कंटिन्यू कर पाओगे, वरना बर्न आउट हो जाता है थोड़े दिनों में। तो प्रिपरेशन में सिंप्लिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। नेशनल पार्क हुआ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए आपने। सी कविता, दिस इज रियली रियली गुड, बहुत अच्छा आंसर है, दिस इज एक्सेलेंट। स्टेट वाइज हमने सैग्रीगेट किया है और बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी किया है, राइटिंग भी इज गुड। देन रिया, दिस इज अगेन सो नाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल सवाल आया है, एवरी ईयर दिस नेशनल पार्क, कोई फीचर आ जाता है, इंपॉर्टेंस आ जाता है, लाइक दैट। लोकसभा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा भी, लोकसभा राज्यसभा बोथ, फंक्शंस क्या है एटसेट्रा, गुड। देन अदिति, सी दिस इज वेरी नाइस, नेशनल पार्क। नाउ लुक एट दिस प्रेजेंटेशन, गुड। टैबुलेट किया आपने अगेन स्टेट वाइज, इससे एक सवाल आ जाएगा, रियली रियली नाइस। देन इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फोना। साक्षी, डे नंबर 4, वेरी गुड कंसिस्टेंसी। अब सी दिस स्टाइल, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या है, एमसीक्यू बन जाएगा। एंड मैप वर्क देखिए कितना अच्छा है, इसमें टाइम जरूर लगा, बट इस एक एक्सरसाइज से आपने हफ्ते भर से ज्यादा की पढ़ाई कर ली। दिस इज दैट इंपॉर्टेंट, नेशनल पार्क्स। और हम खुद से जब उसमें R&D करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। दिस इज़ गुड, हमें करना चाहिए, गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी एलैबोरेट आपने लिखा है यहाँ पे, और सारा वाइल्ड लाइफ एंड ऑल भी कवर है। अनुराग, दिस इज़ रियली रियली गुड। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, अब हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम टू द पॉइंट लिखते हैं, सारा कंटेंट बड़े अच्छे से लिखते हैं और उसको वहाँ पे हाईलाइट भी कर देते हैं, जैसे अंडरलाइन कर दिया गया है, तो दिस इज़ रियली गुड। कंटेंट इन दी एंड तो कंटेंट होता है, 80% आपकी कॉपी होती है वो कंटेंट होता है। कंटेंट अच्छा है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कंटेंट के साथ साथ हमें 15-20% जो एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन होता है उधर भी साइमल्टेनियसली वर्क करना है, सो दैट हमें वो एडिशनल आधा नंबर 1 नंबर मिल जाए। 20 क्वेश्चन में वो अक्यूमुलेट होके अच्छा खासा लीड हो जाता है। साक्षी, दिस इज रियली रियली गुड। प्राइम मिनिस्टर, सी बहुत अच्छा वर्क है एंड यू आर वेरी वेरी सिस्टमेटिक, वंडरफुल।
प्रियंका, दिस इज ऑल्सो सो नाइस। डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर, हमारी ऑलमोस्ट पूरी पॉलिटी यहाँ पे रिवाइज हो गई है और ये हमें बहुत हेल्प करेगी। अभी जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं ये प्रायोरिटी में इस बार सारा रिवाइज करना है, इसको प्रायोरिटी में रखना। छोटी छोटी जो चीज़ें दी हुई है ये इजी मॉडरेट क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और वो गलत नहीं होने चाहिए। सिलेक्शन जो होता है वो इजी मॉडरेट क्वेश्चंस के दम पर ही होता है। देन दिस इज सत्येंद्र, दिस इज अगेन रियली गुड। महत्व क्या है, सी द मैप, कितना अच्छा मैप है, दिस इज रियली गुड। मैप वर्क में सब एक्सपर्ट हो गए, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हो गई। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। एंथनी, दिस इज अगेन सो गुड। नेशनल पार्क्स आपने 1 बाय 1 बताए सारे। फॉरेस्ट, बायोलॉजी, दिस इज रियली गुड। प्रोटेक्टेड एरियाज बताए, डिफरेंस IUCN कैटेगरी, वेरी नाइस। देन गुड, वेरी गुड। देन हमने सारा पूरा उससे डिटेल अलाइड एक्ट्स एंड ऑल भी कवर कर दिए। ये भी आजकल काफ़ी सिंक है, वाइल्ड लाइफ एक्ट वगैरह काफ़ी पूछा जा रहा है। प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हुआ और सी हमने डिफरेंस भी कर दिया, सो दिस इज़ रियली गुड। और फिर 1 बाय 1 हमने सारे पार्क्स बताए। सी सच अ गुड आंसर, और बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। सी 1 बाय 1 सारे बता दिए यहाँ पे, रियली रियली नाइस। जूलॉजिकल भी बताया आपने, एंड देन नेशनल पार्क्स बड़े, वेरी नाइस। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपने सब चीज़ें कवर कर लिया। शुभांगी, इसका स्कैन अच्छे से नहीं हुआ है। देन दिस इज़, ये आपने प्रिपेयर किया नेशनल पार्क में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, सी टैबुलेट भी हमने अच्छे से कर लिया, दिस इज़ रियली रियली गुड। लोकसभा का आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा भी करना है और दोनों का डिफरेंस भी करना है। धनाक्षी, दिस इज़ रियली नाइस। कंपोजिशन, लोकसभा इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। मीनू, दिस इज़ रियली गुड। लोकसभा राज्यसभा। टेक्निकलिटीज, पॉलिटी के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं और सब सिटर्स हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, गलत नहीं होने चाहिए। देन दिस इज नेशनल पार्क, राम नरेश, दिस इज रियली रियली गुड। बहुत हार्ड वर्किंग हो और बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, मार्क माई वर्ड्स। सो दिस इज रियली रियली गुड, वेरी नाइस। आपने सारा अच्छे से टैबुलेट कर लिया। आशा, दिस इज लोकसभा, लोकसभा रिलेटेड सारे फीचर्स, पॉलिटी आपकी बहुत अच्छी हो गई है। दमन, दिस इज अगेन सो गुड। नेशनल पार्क्स, ये देखो कितना अच्छे से लिखा है सारा, अंडमान निकोबार स्टेट वगैरह सब, वेरी नाइस, वेरी गुड। मॉलम, ये सारे नाम टिप्स पे याद होने चाहिए और आपका एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट है, श्योर शॉट है यहाँ से, दिस इज रियली गुड। देन राम नरेश, लोकसभा पे बनाया ये हमने। अब सी हमने यहाँ कंपैरिजन भी कर लिया है। एंथनी, दिस इज लोकसभा, इलेक्शंस कैसे होते हैं, तो सी दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, राज्यसभा कैसे है, स्टेट्स कैसे बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है कंट्री का। ओके, तो आंसर राइटिंग हमें कंटिन्यू करना है इसी तरीके से। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।